हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर। सॉरी थोड़ा डिले हो गया 1-2 दिन, पर जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि मैं बहुत जल्द लाइट का दूसरा जो पार्ट है हमारा रिफ्रैक्शन वाला वो मैं लेके आऊँगा। और आज थोड़ा ज़्यादा स्पेशल इसलिए है बच्चों बिकॉज आज हम लोग रिफ्रैक्शन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। मैं कुछ मिरर से रिलेटेड भी ट्रिक्स बताऊंगा और रिफ्रैक्शन को याद करने का मतलब जो रे डायग्राम्स हो या फिर मैग्निफिकेशंस हो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उनको याद करने का बहुत बेहतरीन ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, जो कि आपके टर्म 1 में खास करके जो सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस बात की पूरी प्रॉमिस करता हूं। इसीलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शहबाज अहमद और आज हम लोग कर रहे हैं रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर 10 क्लास 10th। ठीक है, इत्तेफाक की बात है चैप्टर 10 भी है और क्लास 10th भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक और बात कि मैं लाइव आने वाला था कल, बट किसी वजह से वो जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आ नहीं पाया। तो बहुत जल्द 1-2 दिन में ही मैं पोस्ट डाल दूंगा। और जो भी आपके डाउट्स होना, मतलब ये है कि लाइव में एक फायदा ये होगा कि आपके डाउट्स मेरे सामने आएंगे ना, तो मैं बता पाऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और मैं हैंड टू हैंड बताने की कोशिश करूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करूंगा मैं। मतलब बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन जो कि लाइट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट क्लियर कर लिया था। रिफ्रैक्शन पहले समझेंगे हम लोग होता क्या है। ठीक है बच्चों, आराम से सुकून से बैठ के पढ़ाई करो और कोशिश ये करो कि पूरा देखने का। एक ही स्लॉट में पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो क्या नुकसान है। ठीक है, और टाइम भी आपके पास कम बचा है। और ये सिर्फ और इस मकसद से सुनना, क्योंकि अगर जो बच्चे क्लास 12th में साइंस लेने वाले हैं उनको क्लास 12th और 11th में तो नहीं बल्कि क्लास 12th में लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स के नाम से दोबारा आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो 60% सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में जो लाइट है वो 10th का ही है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तो उसको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको लास्ट लेक्चर हमारा जिसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन का मतलब होता था कि किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा के वापस लौट आना। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर है रिफ्रैक्शन। दोस्तों दोनों में फर्क सिर्फ एल और आर का है ना। रिफ्रैक्शन है और वहां पर रिफ्लेक्शन था। ओके, और तो इसमें है क्या मसला है, कैसा रिफ्रैक्शन होता है क्या। देखो बच्चों, अब आपको पता होगा एक बात कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड, लाइट की जो वेलोसिटी है, उसकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो जब लाइट अपनी मीडियम को बच्चों चेंज करती है ना, मीडियम मतलब मैं मीडियम पहले क्लियर कर दूं कि जो लाइट है ना वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि लाइट एयर में ट्रैवल कर सकती है, लाइट ग्लास में ट्रैवल कर सकती है, लाइट जो है वो डायमंड में ट्रैवल कर सकती है, लाइट वाटर में ट्रैवल कर सकती है। तो ये जो एयर, वाटर, डायमंड और ग्लास है, ये सब बच्चों लाइट के मीडियम्स हैं। मतलब इनमें लाइट ट्रैवल कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है आसानी से। ठीक है, मतलब प्रोपेगेट का मतलब भी चलना ही होता है, ट्रैवल करना होता है। तो अगर लाइट अपनी मीडियम चेंज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एयर में थी और एयर से सडनली वो ग्लास में एंटर कर गई, तो अपने रास्ते से थोड़ी बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, अपने रास्ते से थोड़ी डेविएट हो जाएगी। और इसी डेविएशन को, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। इसका लाइव एग्जांपल हम लोग आराम से देख सकते हैं। पता है कि जब आप एक क्या नाम है ग्लास में पानी भर लो, आप उस पानी में मान लो ये मार्कर है, उस मार्कर को हमने डुबा दिया, तो आपको थोड़ा सा गौर से देखना, थोड़ा टेढ़ा सा मार्कर मालूम होगा, ऐसा लगेगा टूटा हुआ सा बीच से, जहां से वो पानी में एंटर किया है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज रिफ्रैक्शन ही इसका जिम्मेदार है, मतलब रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। आपने रिफ्रैक्शन मतलब अपने लाइव, अपने आसपास में रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा देखने को हम लोगों को मिलता है। जैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है नॉर्मली, लेकिन रेनबो फॉर्मेशन कह रहा हूं मैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है नॉर्मली। और रिफ्रैक्शन के लिए और भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन, अगर आपको देखना हो कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली कैसा होता है, तो आप आराम से क्या है, आप एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर सकते हो कि आपके पास अगर लेजर लाइट हो तो एक ग्लास में जो है उसमें ग्लास में पानी रखकर उसमें लेजर लाइट ट्रैवल करवाओ। देखना लेजर लाइट की जो पाथ है ना वो थोड़ी बेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब मुड़ जाएगी। तो यहां से पता चल जाएगा बच्चों कि यहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर मसला ये नहीं है रिफ्रैक्शन है क्या, प्रॉब्लम यहां पर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह क्या है। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन की वजह ध्यान से सुनना आप लोग। वैसे आपने सुना होगा स्कैटरिंग और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन पे ही फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह क्या है, मतलब कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। बच्चों ध्यान देना, पेपर में जरूर यहां से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे आपको, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मली होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट।
वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी में चेंज, लाइट की वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों, बेंड हो जाती है लाइट। तो ध्यान रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है सर, इसी वजह से हमें वो फिनोमेनन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम देखेंगे हम लोग। डायग्राम में क्या देखेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। डायग्राम में क्या है, एक ऐसा हम लोग ग्लास स्लैब लेंगे, ध्यान से देखना, ये आपने देखा भी होगा शायद इससे पहले, पर हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करके देखेंगे और इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे यहां से। ठीक है, हमने ग्लास स्लैब लिया, ग्लास की थिकनेस है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो जाहिर बात है ये ग्लास है तो ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम होगा, मतलब इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। और सर ये जो एयर है, ये हमारा एयर, इसमें डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं ये डेंसर मीडियम है। कैसा बच्चों, डेंसर मीडियम है। कैसा है, डेंसर मीडियम है। और ये क्या है बच्चों, ये रेयर मीडियम, ये हवा है तो हम उसको लिख लेते हैं रेयर मीडियम है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, डेंसर और रेयर में होता है क्या। डेंसर मतलब जिसमें लाइट को चलने में, प्रोपैगेट करने में थोड़ी परेशानी हो, और रेयर मीडियम वो होती है इसमें लाइट आसानी से बहुत ही अच्छे से ट्रैवल कर सकती है। अब ये कौन डेंसर होगा कौन रेयर होगा, ये तय कैसे होगा, क्या ये फिक्स है सर, क्या ग्लास हमेशा डेंसर होगा और एयर हमेशा रेयर होगा, ऐसा नहीं है। ग्लास हमेशा डेंसर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लास और वाटर में बताओ, सॉरी ग्लास और डायमंड में बताओ दोस्तों, यहां पर डायमंड में लाइट को ट्रैवल करने में ज्यादा परेशानी होती है, तो ग्लास और डायमंड में डायमंड ज्यादा डेंसर हुआ और ग्लास जो होता है उस केस में रेयर होता है। अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो आप बताओ, एयर और वाटर में कौन डेंसर कौन रेयर, तो आप बताओ। एयर में चलने में परेशानी नहीं होगी लाइट को, तो ये रेयर हो गया, पर वाटर में चलने में परेशानी होगी लाइट को, तो ये डेंसर हो गया। वाटर और ग्लास में पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे, तो सर ग्लास डेंसर और वाटर रेयर। अभी वाटर डेंसर था कब, जब उसको एयर से कंपैरिजन कर रहे थे, तो लेकिन अब वाटर रेयर हो गया कब, जब उसको ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं। सो इट इज नॉट फिक्स्ड कि मतलब कि सर कौन डेंसर होगा और कौन रेयर होगा, हम कंपैरिजन करके हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन डेंसर होगा कौन रेयर। अब देखो, लाइट जो है ना किसी सोर्स से यहां से आएगी, मान लेते हैं सर लाइट यहां से आई किसी सोर्स से। दोस्तों इस लाइट को आप अच्छे से जानते हो, दिस इज इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे आएगी, जहां पर इंसिडेंट होगी लाइट वहां पर क्या होता है, एक नॉर्मल बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल सरफेस पर होगा, मतलब ग्लास के सरफेस पे नॉर्मल होगा। ठीक है, वैसे होता नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल बना के अब ये लाइट यहां से पता है जब अपनी मीडियम, अभी एयर में थी, रेयर में, अब डेंसर में आ जाएगी। मीडियम चेंज करेगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अपने पाथ से थोड़ी डेविएट करेगी। डिविएट करने के बाद जो लाइट मिली, इसका नाम है नॉर्मली बच्चों रिफ्रैक्शन हो गया, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। जहां पर एक और बार देखो मीडियम चेंज करेगी, तो एक और बार मीडियम चेंज करेगी, तो यहां पर एक और नॉर्मल बनाएंगे। जहां पर मीडियम चेंज करती है लाइट वहां नॉर्मल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक और बार हमने देखा कि ये लाइट अब जो है जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ी दूर भाग गई। अच्छा सर, जब रेयर से लाइट डेंसर में आई तब तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी है थोड़ी सी, है ना, मतलब ऐसे जानी चाहिए थी बिल्कुल लाइट को, पर थोड़ी सी इधर मुड़ गई तो नॉर्मल की तरफ। तो याद रखना, रेयर से डेंसर में जब लाइट आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मिलती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो डेंसर से रेयर में जाएगी दोस्तों, तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अभी इस लाइट का नाम है इंसिडेंट रे, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस लाइट का नाम है रिफ्रैक्टेड रे, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा दोस्तों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लाइट का नाम है रिफ्रैक्टेड रे, तो इस भी एंगल का नाम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूंगा सर दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे, ये एंगल इसके बराबर कैसे होगा दोस्तों, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। देखो ये नॉर्मल सा आपको दिख रहा होगा, ये कोई नॉर्मल सा, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो इसमें ये अगर आर है तो ये भी आर होगा ना, तो यहां से ये चीज प्रूव्ड है कि ये दोनों क्या है, आर है। वैसे भी आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले बता चुका हूं क्या होता है, ये एंगल वो एंगल होता है जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हो, या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लाइट क्या है, इस लाइट को हम लोग कहते हैं नॉर्मली इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों, इसका नाम मैं लिख देता हूं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। इसका नाम है इंसिडेंट रे, मैं इसको शॉर्टकट में आई रे लिख देता हूं। इसका नाम रिफ्रैक्टेड रे, आर रे लिख देता हूं। यहां लिखने से अच्छा है मैं इसको नीचे लिखूं, यहां आर रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और इसका नाम है इमर्जेंट रे। तो भाई इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है, तो एंगल ई हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा सा तरीका है, ध्यान देना प्लीज। आप रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल इसको पकड़ लेगी, अपनी तरफ कर लेगी, बंध गई लाइट, है ना, इस तरह से। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, लाइट फ्री हो जाती है, बहुत तेज चलना स्टार्ट कर देती है, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, मतलब नॉर्मल इसको इस बार बांध नहीं पाएगा। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन पेपर में कई बार पूछी गई है।
अब आपने एक चीज गौर नहीं किया देखो, आप अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे पास करता चला जाऊं, डॉटेड लाइन से आगे पास करता चला जाऊं, तो आप देखो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बच्चों बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये था दोस्तों हमारे रिफ्रैक्शन को दिखाने का एक तरीका कि रिफ्रैक्शन कैसा जनरली होता है अगर ग्लास स्लैब हो हमारे पास तो। अब यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के अलोंग ही आ जाए, मतलब यहां से ना आए, टॉर्च ना मारूं यहां से, मैं यहां से टॉर्च मार दूं, तो क्या रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, या लाइट का पाथ कैसा होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के अलोंग आई तो ये सीधे की सीधे निकल जाएगी, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल केस है, कि यहां पर रिफ्रैक्शन जो है वो यहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। आपसे सिर्फ पाथ पूछा जाएगा पेपर में, आप बता दोगे आराम से। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब यहां पर दो चीजें हैं कि सर लॉज क्या होते हैं। लॉज ऑफ, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, वैसे यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ एंगल के बारे में वहां पर भी था, यहां पर भी सॉरी वहां पर रे के बारे में पहले था, यहां पर भी रे के बारे में पहला लॉ। रे क्या भाई? इंसिडेंट सेम, बिल्कुल फर्स्ट लॉ बिल्कुल सेम एज इट इज डिट्टो। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, वहां पर भी ऐसी था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बच्चों एक बात बता दूं, अगर आपने मिरर ढंग से पढ़ रखा है, मिरर का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अगर आपने उसको देख लिया है तो उसका ठीक उल्टा रिफ्रैक्शन है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है ना, तो इसको देखना आप समझ लो एक तरह से वेस्ट मान को चलो, मतलब समझ में तो आएगा पर वो जो लेवल है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आपसे जनरली रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पहले जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको समझोगे ना, उसका ठीक उल्टा है रिफ्रैक्शन। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, जिस बच्चे ने उसको देखा होगा उसके बाद उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है? सेम उसी तरह है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। दूसरा लॉ ये है बच्चों, ये सीधा सीधा ये ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूं। साइन आई को पढ़ते हैं और अपन साइन आर को पढ़ते हैं द रेशियो, पहले उसका स्टेटमेंट बता दो, आप चाहो तो लिख लेना। ठीक है, दूसरा लॉ, सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant। इसका मतलब समझो, देखो ये तो सब रट लेते हैं, सर इसका मतलब क्या, मीनिंग है, कांस्टेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, ये क्या है साइन आई साइन आर? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा। साइन का कुछ एंगल होता है, अच्छा ये आई क्या है? आई आपको दिख रहा होगा एंगल है, मतलब अगर मैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू यहाँ पुट करूं, जैसे 60 डिग्री है, तो जैसे यहाँ 60 डिग्री है तो मैंने 60 डिग्री यहाँ रखा, और आर मान लो, आर हमेशा ना आई से, अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो आर जो है ना हमेशा क्या होता है, आर हमेशा छोटा होता है आई से, तो आर की वैल्यू मान लो यहां पर 30 डिग्री है, तो 60 साइन 60 अपॉन साइन 30 की जो वैल्यू आएगी, आप ही बताओ मुझे, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वेरिएबल तो होगी नहीं, एक्स वाई में तो आंसर नहीं आएगा आपका एक कांस्टेंट आंसर आएगा। इसलिए लिखा जाता है कि हमेशा वो कांस्टेंट मिलेगा, वेरिएबल नहीं होगा। बाद में चल के आप देखना ध्यान से आगे कि बाद में चल के इसी कांस्टेंट का नाम हम लोग दूसरा रख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं इसकी बात अभी मैं करने वाला हूं, पर अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ी देर और वेट कर लो जब तक मैं इसको क्लियर कर लूं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया आप सबको, आपने डायग्राम देख लिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्म 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको संग से नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, आपका टर्म 1 बहुत ज्यादा बेकार जाने वाला है। आप ध्यान रखना, लाइट चैप्टर अपने आप में, लाइट और ह्यूमन आई दोनों को जोड़ लूं तो अपने आप में बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस करने को, मतलब समझ लो लाइट, खाली लाइट से 9 से 10 नंबर का मान लो, 9 to 10 मार्क्स का सिर्फ लाइट चैप्टर देगा आपको। समझ आ रही बात, क्लियर है? तो इसको बहुत ज्यादा गौर से देखने की चीज है, बिल्कुल अंडरएस्टिमेट ना करें, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसको आसान बना के आपको समझा रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए एग्जाम में बैठना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टर्म है जिसको नॉर्मली हम लोग लाइट की स्पीड है इसके जरिए से क्या नाम है समझते हैं। अब आप देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो ये कोई पहला मीडियम है, ये मीडियम 1 है, मान लो ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट इसमें जब आ रही थी, तो मान लो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या थी?
10 मीटर पर सेकेंड। जब लाइट इसमें से इसमें ट्रैवल करके आई बच्चों, तो इसमें जो वेलोसिटी हो गई उसकी वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ लूं एक सवाल, बच्चों बताओ कि मीडियम 1 में मीडियम 2 से कितना ज्यादा स्पीड है? कितना टाइम से फटाक से आप बोलोगे सर डबल है। सर मीडियम 1 में जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो क्या है? मीडियम 2 के डबल है। ये जो आपने बोला ना ट्वाइस, डबल, दो गुना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके शायद समझ में अब आ चुका होगा या नहीं आता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दिखाते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर इट इज द कंपैरिजन ऑफ द लाइट। कुछ नहीं है ये बिल्कुल, ये मार्केट में ना टीचर्स ने बहुत सारे, हमारे बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, इसको बहुत अच्छे समझाते हैं, पर कुछ ने बिल्कुल हवा बना रखा है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डरा के रखते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा। कुछ नहीं है ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन है। स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन है। ये मतलब मान लो ये एयर है, ध्यान से सुनना, ये मान लो एयर है, वैसे इतनी होती नहीं है स्पीड ऑफ लाइट, ये मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान रखिएगा। ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, ग्लास में 5 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ एयर में ज्यादा कि ग्लास में कितना ज्यादा? तुम बोलोगे सर एयर में ज्यादा और 2 गुना है सर एयर में ग्लास का। तो ये जो 2 गुना आया ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब सर यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बोल दिया, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है। ये 2 तो आ गया, सही है, समझ में आ गया आपको कि सर ये जो कंपेयर किया ना 2 गुना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव टर्म। ठीक है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरह के पढ़ाए जाते हैं नॉर्मली हमारी क्लास में। एक होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। पहले मैं रिलेटिव समझाता हूं, फिर एब्सोल्यूट पे आता हूं। ठीक है, चलो पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने बोला कि इसको पहले इसको डिफाइन कर दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन चाहो तो आप लिख लो कि इट्स द रेशियो ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इट्स द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। It is the ratio of the speed of light in first medium to the speed of light in second medium। मतलब स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का रेशियो होता है। क्या है सर, देखो जैसे n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बराबर होता है, मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, यहां पर ले लेते हैं हम लोग, ये मीडियम फर्स्ट है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, ये मीडियम 2 है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। ध्यान देना, ये मीडियम फर्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट v2। अच्छा, मैं बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनना प्लीज सारे लोग, ध्यान से सुन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब तुम कहोगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला है, ये मीडियम 1 का है या 2 का है? क्योंकि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरेटिव टर्म है, मतलब एक रिलेटिव टर्म है। तो सर किससे रिलेट किया आपने, किसको? मतलब 1 को 2 से रिलेट किया सर आपने, मीडियम 2 को 1 से रिलेट किया। आप बताते हो ना कि सर 2 गुना, किसका 2 गुना? आपने कहा ना सर एयर में ग्लास का 2 गुना, तो ग्लास का 2 गुना मतलब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, ग्लास की, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, सॉरी, या एयर की ग्लास के रिस्पेक्ट में, एयर का 2 गुना है ना, तो एयर की ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहां पर किसका? अब देखो ध्यान से सर, ऐसा अगर लिखा ना v1/v2, ध्यान देना, अगर v1/v2 लिखा हुआ है तो n21 लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, n21। ट्रिक भी है, ध्यान रखना, ये ट्रिक भी है, ऐसे नहीं समझाया जाता, ध्यान रखना, बता रहा हूं मैं, ये ट्रिक भी है। n21, v1/v2 तो क्या लिखेंगे, n21। पढ़ेंगे कैसे, नीचे लिख लेना, पढ़ेंगे कैसे, नीचे लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बात? ठीक। अब अगर मैं यहां पर लिखूं v2/v1, आप फटाक से बोलोगे सर ये n12 है। अब इसको पढ़ भी लोगे आप आराम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये तो लिख लिया सर, समझ में भी आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है पेपर में, जैसे यहां पर दे दिया आपको कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है। आपसे बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। लेकिन हमारे पास वेलोसिटीज बच्चों गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे,
देखो कैलकुलेट तो आप कर लोगे, आप लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है, लगा के कर भी लोगे आप, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब है कि शॉर्ट ट्रिक क्या है सर इसका, सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा एब्सोल्यूट वाले में, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका बताओ। N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 2 पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या है। अब तुम कहोगे सर अब क्या करें, कुछ नहीं, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 है ना, सीधा कुछ नहीं, N1 by N2 कर दो। पहले 1 है तो N1 लिख दो पहले, 2 है बाद में 2 है तो इसलिए N2 लिख दो बाद में, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं, अब तुम कहोगे सर नहीं वेलोसिटीज दे रखा है। अब N12 की वैल्यू वेलोसिटीज के टर्म में, जैसे मान लो इसमें V1 है, ये V2 है, दे रखा दो वेलोसिटीज, आपसे पूछ दिया रिफ्रैक्टिव से मीडियम 1, तब तो इसका उल्टा N1 by N2 क्या था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, लेकिन अगर वेलोसिटी दे रखी है तो उल्टा कर देंगे, V2 by V1। देखो सेम टू सेम, ये ट्रिक है बच्चों, ट्रिक्स ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात को, दो फॉर्मूला तो मेन हो गया आपका कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जब वेलोसिटी गिवन है हमारे पास V1 by V2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 V2 by V1। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही गिवन है, ये गिवन नहीं है अभी वेलोसिटीज, तो क्या करेंगे सर, सीधा कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ऊपर रखेंगे N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 नीचे रखेंगे, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकल जाएगा आपका N1 by N2। तुम कहोगे सर नहीं सर अगर N नहीं दे रखा V दे रखा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, फिर उल्टा कर दो, V2 by V1 हो गया, खत्म। इतना ही कहानी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाई, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, यहां पर हमने किसी पर्टिकुलर मीडियम के रिस्पेक्ट में बात किया क्या? मैं कभी 1 का 2 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, कभी 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है सर किसके रिस्पेक्ट में बात होगी। यहां पर कुछ फिक्स नहीं है सर, मैं ये कह सकता हूं यहां पर कुछ फिक्स नहीं है। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एयर के रिस्पेक्ट में निकालना आपको सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं ऐसा नहीं है। या ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने, है ना, मीडियम किसी दूसरे डायमंड के रिस्पेक्ट में निकाला, ऐसा कुछ मैंने देखो ना, यहां पे ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, 2 कुछ भी हो सकता है, एयर लाइट है ना, वाटर कुछ भी हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है 1 2। ये तो था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें क्या फर्क है सर, एब्सोल्यूट वाले में क्या फर्क है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब यहां सर फिक्स हो चुका है, अब ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे और अगर वो एयर के रिस्पेक्ट में आया है तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन क्या होता है लिख लो शॉर्टकट में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या वैक्यूम, एक ही बात है, एयर या वैक्यूम दोनों की लगभग स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है उसमें। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगी, जब किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जाए या वैक्यूम निकाला जाए, उसका नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये था बच्चों हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई प्रॉब्लम है? अब तुम कहोगे सर इसको कैसे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू c अपॉन में v। मैं c बाई v तुम कहोगे सर ऐसा लिखो ना, इस तरह से समझ में आया था अभी। यहां पर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम रिस्पेक्ट टू, है ना, मैं लिखता हूं यहां सर एक मीडियम में ले लेते हैं सर, ये एयर है, ये है ना, ये हमारा क्या है, ग्लास है, या मान लो वाटर है, या कोई दूसरा मीडियम है, ये कोई भी मीडियम है, वाटर एयर ग्लास कुछ भी हो सकता है। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो कुछ ऐसा मैच कर रहा है क्या, देखना मैंने यहां लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो इसकी वेलोसिटी नीचे थी, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी ना, तो उसकी वेलोसिटी हमने नीचे रखी थी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव मतलब जो भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा नीचे होगी, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा ऊपर होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब आप बच्चों ध्यान देना प्लीज जल्दी से, देखो अब आप ध्यान से देखना, VA NM का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, VA मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसको C से इंडिकेट करते हैं हम लोग, C आइंस्टाइन का फॉर्मूला होगा mc, इसका जहां पर C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है, ठीक है, अपॉन में VM। बच्चों C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन, C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम। कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करो यहां पर मैंने कहा था ना कि यहां पर वेलोसिटी गिवन नहीं है, मान लो उन्होंने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 1, तो पता ये जो गिवन है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। लेकिन अब आपसे जो सवाल किया है इसने, वो पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बताइए। एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा, रिलेटिव पूछ रहा। तो रिलेटिव के लिए फॉर्मूला लगेगा n12 बराबर n1 बाई n2, सीधा सीधा n1 बाई n2। तुम चाहो तो अलग से n1 है ना, n1 अगर तुम n1 तो गिवन हमारे पास, n1 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू पता ही है, यहां से v निकाल लेते, फिर n2 का ऐसे करके v निकाल लेते, जब v निकाल लेते फिर आप ये फॉर्मूला लगाते v2 बाई v1। ऐसा ना करके हमने डायरेक्ट शॉर्टकट सर, सीधा n1 बाई n2, वेलोसिटी दे रखा है तो v2 बाई v1 सीधा मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारे पास, कोई है ना, कोई किचकच नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो इस तरह से जनरली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूं चुटकियों में बजा सकते हैं। मैं एग्जांपल के साथ एक बार आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर, अगर आपको नोट डाउन करना प्लीज को स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस लूंगा यहां पर, ठीक है। जैसे मैंने रखा है एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव ऐसे लिख ले, मीडियम स्टेटमेंट लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दे रखा है मान लो 4, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दे रखा है 5। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जल्दी बताओ फटाफट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल्स टू व्हाट, n1 बाय n2, डायरेक्ट 4 बाई 5 आंसर, 4 बाई 5 कर, नहीं 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बताओ, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बताओ, कुछ नहीं 5 बाई 4, कुछ नहीं करना भाई, सेम टू सेम उतार देना है, समझ आ रही बात। लेकिन नहीं ऐसा नहीं, तुम कहोगे सर ऐसा नहीं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे दे हम, अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे दे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बराबर कुछ भी है 2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जल्दी बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, उल्टा वेलोसिटी है तो उल्टा करना है, v2 बाई v1, v2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 5, 5 से 5 कट गया, 3 बाई 2 मीटर पर सेकंड ऊपर भी था, मीटर पर सेकंड नीचे भी था भाई, ये मीटर पर सेकंड में था, ये मीटर पर सेकंड, ये से ये कट गया, मतलब 3 बाई 2 इसका आंसर आया। और कोई यूनिट नहीं है तो यहां से ये भी साबित हो गया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और याद करो मैंने कहा था कि कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जो कांस्टेंट आया था स्नेल्स लॉ में, साइन आई बाई साइन आर जो वहां लिखा था मैंने, बेटा वहां लिख लेना, स्नेल्स लॉ कहते हैं उसको, स्नेल्स लॉ, ठीक है बच्चे। क्या लिखना है उसको, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, पेपर में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, क्योंकि जब रिटर्न आता था तो सीधा सीधा सवाल आता था व्हाट इज स्नेल्स लॉ। अब आपको एमसीक्यू में फंसाएगा स्नेल्स लॉ इसमें से कौन है, या स्नेल्स लॉ के लिए क्या कंडीशन है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, ओके कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। इरेज कर देता हूं और हेडिंग डाल लो आप लोग फटाफट जल्दी से। लेंस के बारे में आप लोग इमेज के बारे में अच्छे से जानते हो, दो तरह की इमेजेस हमने पढ़ी है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। लाइट अगर सच में कट जाए तो रियल इमेज बनती है, लाइट अगर सच में इंटरसेक्ट ना करे तो वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो भाई साहब हमें पढ़ना है इमेज, तो पढ़ लिया हमने, रियल उल्टा होगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगेगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगेगा। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होती है, ठीक है। अब हम लोग लेंस के बारे में देखते हैं, स्फेरिकल लेंस। एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का मतलब देखो, दो इस तरह के कांच का टुकड़ा है हमारे पास, हमने उसको ऐसा काट लिया, ये वाला पार्ट हटा के रख दिया, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया। अब ये कुछ शेप आने वाला है, दैट इज कॉल्ड लेंस, इसको लेंस कहेंगे। एक ये भी तरीका है, हमने दो इस तरह से कांच के टुकड़े हैं, दोनों में से ऐसे सर्कल मारा और यहां से हमने इसको क्या किया, ब्रेक करके हटा दिया, है ना, यहां से हमने इसको हटा दिया, क्योंकि स्फीयर से बना था ना, दो स्फीयर, यहां देखो ना, दो स्फीयर, यहां एक स्फीयर, एक स्फीयर, यहां भी एक स्फीयर और एक स्फीयर इधर था, दो स्फीयर था, तो दो स्फीयर दो सेंटर भी होंगे। तो ये लेंस कहलाया दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, और ये लेंस कहलाया कॉनकेव लेंस, धसा हुआ है इसलिए कॉनकेव लेंस। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम कन्वर्जिंग
लेंस भी बोलते हैं। याद करो मिरर का, मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ही कह दिया मिरर का ठीक उल्टा है। मिरर का जल्दी से देख लो, मिरर का जो वो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसको जरूर देख लेना, जरूर से जरूर, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे ये शायद समझ में आपके बिल्कुल ना आए, ठीक है, ध्यान से प्लीज। तो मैंने कहा था मिरर का सब कुछ उल्टा है, तो वहां मिरर में कॉनकेव मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव था, कन्वर्जिंग मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये हमारा, ये कन्वर्जिंग, ये जो है ना लाइट आती थी इसको है ना फोकस पे मिला देती थी लाइट, सारी लाइट को, ये क्या ना पैरेलल लाइट को किस पे मिला देती थी, फोकस पे, सारी लाइट, जितनी लाइट फोकस पे, जितनी लाइट आएगी पैरेलल फोकस पे। इसका भी यही काम है, जितनी लाइट आएगी सबको फोकस पे, इसका फोकस इधर होता है एक्चुअली दूसरी तरफ, तो ये सबको क्या मिला देगी, फोकस पे, सबको कहां मिला देगी, फोकस पे। दोस्तों आप देख रहे हो दोनों जो है वो सेम काम कर रहा है, मतलब जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवा रही है वो पैरेलल लाइट्स को। तो एक बात तो क्लियर हो गया सर कि इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहने वाली है इसमें, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल, रे डायग्राम हो, मैग्निफिकेशन हो, इवन कुछ भी हो, सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब कॉनकेव लेंस और कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। देखो लाइट आई डाइवर्ज कर दी इसने, लाइट आई डाइवर्ज कर दी इसने, डाइवर्जिंग मिरर हो गया, सॉरी लेंस हो गया। इसी तरह से इसके साथ भी वही है, लाइट आई डाइवर्ज कर दी, लाइट आई टकरा के लौट गई, मिरर है टकरा के लौट जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज कर दी, ठीक है। इसकी फोकस इधर होती है तो आप इसको डॉटेड लाइट से गुजारो, आप देखो ना ऐसा नहीं लग रहा आपको ये डाइवर्ज करे लाइट को, तो ये डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगी, डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर। दोस्तों अगर आपको ये बात पता हो गया, समझ में आ गया है, लाइक जल्दी से दबा दो, लाइक जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। अगर आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक किए बिना जाना नहीं है, ठीक है। चलिए मार्कर थोड़ा सा बढ़िया वाले लेते हो, हैंडसम सा। चलिए तो ये था हमारा कुछ बेसिक नॉलेज लेंस के बारे में, क्लियर है बच्चों। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जिस तरह से आपने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में एक चीज सिमिलर होती है, सब कुछ उल्टा होता है। सिमिलर क्या होती है पता है, सिमिलर होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉनकेव वर्ड सुनते ही फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स वर्ड सुनते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव, ध्यान दो, खत्म बात। कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव केव आए गुफा, फोकल लेंथ नेगेटिव, धसा हुआ है, फोकल लेंथ नेगेटिव। और कॉन्वेक्स आए फोकल, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर हो गया। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ लेंस और मिरर का, ठीक है। और मैं आपको बता ही रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किस तरह से मैंने शॉर्ट ट्रिक से समझाया मैंने आपको, इसी तरह से सेम इसमें भी क्लियर करूंगा, सॉरी। चलिए अब हम थोड़ा सा करते हैं लेंस के बारे में, थोड़ा सा ना उसमें क्या नाम है साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स। पहले कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है, क्या ऑप्टिक सेंटर है, ठीक है। ओके सर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा इसके दो फोकस होंगे, यहां पर f1 लिखेंगे और यहां पर 2f1 लिखेंगे, यहां पर f2 लिखेंगे और यहां पर 2f2 लिखेंगे। इसका फोकस किधर होगा बताओ, राइट में, ये वाला फोकस है, ये वाला फोकस है। भाई ये तो सी था, जहां सी लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इसको चेंज कर दिया गया, f1 का 2f1 कर दिया गया, f2 का 2f2, एक्चुअली ये सी ही है, ध्यान रखना। हाँ तो मैं क्या सवाल कर रहा था, f2 फोकस इसका, f1 फोकस है, मेन ओरिजिनल फोकस कौन है। अभी हमने डायग्राम देख ही लिया था, पीछे भी हमने बना रखा था, इसका फोकस कौन होगा, f2, क्योंकि मैंने अभी बोला है कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। अब बताओ अगर ये ओरिजिन मान लो तो पॉजिटिव किधर वैल्यू होगी, इधर होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू इधर होगी, मतलब फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका फोकस इधर है। तो सर ये फोकस है, तो ये कैसा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये ऑप्टिक सेंटर हमारा, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस है दोस्तों वो इधर है, फोकस इधर है, फोकल लेंथ इधर होगी, तो फोकल लेंथ इधर होगी, ठीक है भाई, ओके। अच्छा और क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखेंगे, एरो बना करके, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है यहां से यहां तक ऑप्टिक सेंटर तक वो होती है यू। दोस्तों जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर मिरर है तो पोल से और लेंस है तो ऑप्टिक सेंटर से। मिरर है तो जितनी डिस्टेंस मेजर होगी वो पोल से, और अगर लेंस है तो जितनी डिस्टेंस वो मेजर होगी ऑप्टिक सेंटर से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से कहलाती है यू, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कहलाती है एच, सॉरी एच कहलाती है, क्या कहलाती है, एच। जाहिर बात है ऑब्जेक्ट है सर, तो इमेज तो बनेगी। अगर इमेज लेफ्ट में बनती है तो होगी वर्चुअल, बढ़ गया ना फेरी में, उल्टा उल्टा बिल्कुल, लेंस में मिरर का बिल्कुल, कितनी बार बोलूं मैं, लेंस में मिरर का बिल्कुल उल्टा है। याद करो मिरर में हमारा जो मिरर था ना, हमारा मिरर ये मान लो मिरर है हमारा, इसमें जो रियल इमेज बनती थी वो इधर बनती थी और वर्चुअल इमेज इधर बनती थी। ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता था, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये रियल इमेज थी और ये कैसी थी, वर्चुअल इमेज। अब चेक करो, वर्चुअल इमेज बनेगी तो इधर बनेगी, देखो ये वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। अब देखो उल्टा क्या है कि रियल बनी थी लेफ्ट में, अब वर्चुअल बनेगी लेफ्ट में, यहाँ वर्चुअल बनी थी राइट में, अब रियल बनेगी राइट में।
ये रियल इमेज। क्लियर है? तो इमेज की हाइट जो होती है वो बच्चों क्या कहलाती है? h डैश कहलाती है। इमेज की डिस्टेंस कहलाती है क्या? v कहलाती है। क्या कहलाती है? v कहलाती है। कोई प्रॉब्लम है? इस तरह से जनरली हम लोग बात करते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन की। अब सर साइन का भी एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो हमने वैसे तो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या है आपको बता दूं, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। तो देखो ये हमारा ये क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। भाई इधर जितना डिस्टेंस लोगे सब पॉजिटिव होगा, इसको ओरिजिन से इधर जितना लोगे सब नेगेटिव होगा, ऊपर जितना लोगे पॉजिटिव, नीचे जितना लोगे पॉजिटिव। ये जो ओरिजिन है ये कौन है सर? यहां पर, तो यहां पर ओरिजिन है ऑप्टिक सेंटर, ध्यान रखना। तो ऑप्टिक सेंटर से राइट जो भी लोगे प्लस, लेफ्ट जो भी लोगे माइनस, ऊपर जो भी लोगे प्लस, नीचे जो भी लोगे माइनस, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से। पर यार हो सकता है कभी कभी आप, वैसे तो ये भी आसान है, पर कभी कभी सर भूल जाए तो क्या करें? भूल जाए तो ये समझना, लेंस के जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे सब कुछ उधर नेगेटिव होता है। आप जिधर ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, ध्यान रखना, उल्टे हाथ में, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। अगर मिरर है, सर ये मिरर है, तो मिरर क्या, देखो मिरर में समझ में आ जाएगा। मिरर है ना, मिरर के फ्रंट में, चाहे हो सकता है मिरर आपको पता है कभी कभी ऐसे भी घुमा के दे देता है मिरर। ये कौन की मिरर बताइए? इसके लिए यू क्या होगा? वो से अच्छे सर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो यू इसके लिए हो जाएगा पॉजिटिव, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, मिरर का अगर फ्रंट, चाहे फ्रंट इधर हो चाहे फ्रंट इधर हो, समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर अगर आ गए तो फ्रंट देखना कहां है। मिरर का फ्रंट जो है ना वो नेगेटिव साइन लेंगे उधर, सब कुछ, एवरीथिंग नेगेटिव, एवरीथिंग नेगेटिव है, और ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, नीचे सब कुछ नेगेटिव। मिरर का फ्रंट जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, चाहे फ्रंट इधर हो चाहे फ्रंट उधर हो। फ्रंट समझते हो? जहां से चेहरा दिख जाएगा, इसमें पेंट हो सकता है, राइट साइड पेंट हो रखा है। ऐसे ही लेंस का फ्रंट को ना, जहां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो फ्रंट है, फ्रंट में सब कुछ नेगेटिव और इधर सब कुछ पॉजिटिव। क्या डिस्टेंस सबकी बात हो रही है, हाइट की बात नहीं हो रही है, ठीक है? और हाइट को तो पता ही है, ये तो कंफर्म है, ये तो ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है आपको? ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, यही शॉर्ट ट्रिक है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। मैं फटाफट जल्दी से साइन बता दो मुझे, क्या है फोकल लेंथ का साइन? ऑलवेज इसमें फोकल लेंथ, इसका फोकस इधर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है? इसमें सर यू क्या है? यू ऑलवेज नेगेटिव, यू तो सर इधर है, ठीक है? इमेज डिस्टेंस वी, तो सर वी के बारे में दो बातें, इसमें दो केस हैं। एक तो रियल की, सर अगर रियल बन गई तो रियल बनी डिस्टेंस नेगेटिव है पॉजिटिव, देखना रियल तो उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में सर, तो सीधे हाथ में तो रियल पॉजिटिव होगी। और सर वर्चुअल अगर बनी तो नेगेटिव होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहां बननी है? इधर। तो वर्चुअल इमेज क्या होगी? यहां से अगर डिस्टेंस मेजर करें वी की तो ये क्या होगी? नेगेटिव। अगर या तो ये बनेगी या तो ये, एक ही बनेगी। तो अगर ये बन रही है तो नेगेटिव ले लेंगे, ये बन रही है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है? ये लेंस का, मिरर का उल्टा है, ये भी ध्यान रखना। वहां वी रियल तो नेगेटिव था, वर्चुअल तो पॉजिटिव, ये उल्टा कर देना यार, कुछ नहीं इस वाले मिरर में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा और क्या रह गया? एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। यू और एच मरते दम तक आप साइन चेंज नहीं करोगे। क्या बोल गया मैं? मरते दम तक मतलब भाई मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये है कि इसका साइन हमेशा फिक्स होता है। इसका साइन आपको कभी चेंज नहीं करना, कहीं ना तो मिरर में ना तो वो उसमें लेंस में, ठीक है? तो यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगी और एच ऑलवेज पॉजिटिव, एच ऑलवेज पॉजिटिव। अब एच डैश की बात करो, एच डैश सर इसके लिखिए सर रियल तो कैसा? वर्चुअल तो इसमें भाई रियल है तो उल्टी ही बनेगी ना, तो रियल उल्टी तो नेगेटिव और वर्चुअल सीधी तो पॉजिटिव। रियल उल्टी तो नेगेटिव, वर्चुअल सीधी तो पॉजिटिव, खत्म बात। अगर रियल बनी तो उल्टी नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ सारा साइन क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में? नेगेटिव। और वर्चुअल सीधी बनी तो सीधी क्या होती है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। क्या है साइन कन्वेंशन? ये तो था कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का। अब जरा आप बताओ मुझे, अगर मैं यही बना के दूं आपको, किसमें? कॉनकेव लेंस में। ये लेंस हमारा यहां बनाया दो, ये भाई इसमें देखना ध्यान से, इसका फोकस किधर होगा? इधर, F1। ये क्या है? 2F1। ये F2 और ये क्या है? 2F2। क्लियर है बच्चों? देखो ये F1 है तो इसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। ये क्या हो? फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव, मतलब इधर की तरफ है। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट सर वही रखेंगे सर, बिल्कुल है ना, ऊपर की तरफ रखेंगे, एरो से दिखाएंगे ऑब्जेक्ट हमारा। सर इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज हमेशा यहां बनेगी, इसमें रियल इमेज नहीं बनती बच्चों, इसमें रियल इमेज नहीं बनती, मतलब उल्टी इमेज इसमें बनने वाली नहीं है। ये कुछ किस तरह से है? ये कुछ उस मिरर से सर कंपेयर कर सकते हैं, मैंने बताया भी था, कॉन्वेक्स मिरर की तरह है सर इसका सब कुछ। कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी समझ लो, दिक्कत कोई परेशानी देख लो। इसमें कभी भी कोई ऐसा, मैंने आपसे पूछा भी था, अगर वो था मिरर था तो मैंने मिरर में पूछा था कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आपने कहा था सर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल, तो है कॉनकेव। कौन सा मिरर? तो कॉन्वेक्स जो हमेशा वर्चुअल बनाए। कौन सा लेंस? तो उल्टा बोल दो कॉनकेव, उल्टा बोल दो कॉनकेव। मैंने पूछा कौन सा मिरर है जो हमेशा बड़ी इमेज छोटी या बराबर कोई सा भी बना सकता है, तो मिरर में था कॉनकेव, और लेंस पूछे तो उल्टा कॉन्वेक्स, लेंस पूछे तो उल्टा कॉन्वेक्स। क्या बोला मैंने? कौन सा मिरर है और कौन सा लेंस? अब एक साथ सवाल कर रहा हूं, कौन सा मिरर कौन सा लेंस जो हमेशा बड़ी छोटी बराबर सब इमेज बना सकता है?
तो मिरर है सर कॉन्केव और लेंस है कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर और लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बना सकता है और छोटी ही इमेज बनाता है हमेशा? वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस। उल्टा कर देना है, सब कुछ उल्टा कर देना है मिरर का सब कुछ, तो आपको लेंस मिल जाएगा। आपने रे डायग्राम साइन कन्वेंशन देख लिया है। साइन कन्वेंशन के देखने के बाद हम लोग थोड़ा हम लोग देखेंगे रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम को याद करना भी बहुत ज्यादा आसान है। इसको मैं इरेज कर दूं, फिर आगे हम बात करते हैं रे डायग्राम्स के बारे में। तो बच्चों ये 6 रे डायग्राम्स है। रे डायग्राम्स में मतलब हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा सर लेंस के सामने, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे आज हम लोग। मतलब इसको हम रटने वाले नहीं है कि बार बार है ना बनाना भी ना पड़े और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करके भी हमारा काम चल जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक्स कोई ज्यादा वो नहीं है, पर आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है शायद आपके लिए, अगर गौर से देख लो तो। देखो 6 रे डायग्राम्स है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में था 6 रे डायग्राम, जिसमें 5 में रियल इमेज बनता था, 1 वर्चुअल इमेज बनता था। ऐसी सेम टू सेम कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें 5 रियल इमेज बनता है और 1 वर्चुअल इमेज, मतलब एक सीधी इमेज बनती है, बाकी सारी उल्टी इमेज बनती है। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट एट इन्फिनिटी वाला केस है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया, यहाँ पे देख सकते हो। इन्फिनिटी पे रखने का तरीका यह है कि ऊपर भी थोड़ा पर नीचे भी होता है ऑब्जेक्ट, और दोनों तरफ से लाइट पैरेलल जाती है और एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है F2 पर, तो इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर हो जाता है जहां पर 2 लाइट रिफ्रैक्शन के बाद मिले ना आपस में, दैट इज कॉल्ड, उस पॉइंट का नाम ही क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि मतलब इसमें 6 केस हैं, तो हर केस को थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। देखो पहला 2 केस, जो फर्स्ट 2 केस है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ना याद रहता है ना। फर्स्ट और सेकंड केस नॉर्मली सबको याद होता है कि पहला इन्फिनिटी वाला है सर तो फोकस पे बनेगा, और दूसरा जो बियॉन्ड F2 F1 वाला, मतलब F2 F1 से जस्ट पीछे वाला, 2 F1 से जस्ट देखो पहले रखा है यहां पर, और ऑब्जेक्ट लिया तो सर ये बिटवीन क्या नाम है F1 एंड 2 F1 बन जाता है, मतलब बिटवीन, जैसे मिरर में बिटवीन C एंड F बनता था। सेम टू सेम इसमें पहला और दूसरा नॉर्मली सबको याद रहता है। अगर आपको पहला और दूसरा याद हो गया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दोनों याद करके आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा थर्ड वाला बच्चों, ये एक स्पेशल केस है। कैसा केस है? एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं उसके स्पेशल केस, बिकॉज ये एक ऐसा केस है जिसमें मिरर में भी ऐसा ही था और लेंस में भी ऐसा ही था। मिरर में C पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहां पर 2 F1 पर है, एक ही बात है, ठीक है। खास ये है बच्चों की ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल इन साइज है, इक्वल साइज का एक ही डायग्राम है इन 6 में, तो इसलिए स्पेशल बन जाता है थोड़ा सा। एक ही है इक्वल इन साइज, मतलब इतना यूनिक नहीं कह सकते इसको हम लोग, पर इक्वल मतलब स्पेशल जरूर है ये डायग्राम सर, बिकॉज ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है सर, बिल्कुल इक्वल इन साइज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो ये सबको याद रहेगा कि भाई अच्छा बताओ कौन सी जगह है लेंस के सामने जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल बनेंगे, तो भाई सर वो 2F1 है। स्पेशल केस है सर, पता है 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, 2F2 पे इमेज बनेगी, 2F1 2F2 सीधा, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, 2F2 पे इमेज बनेगी, और सर वो कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब आप एक बताओ, जो हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस है, देखो जो हमारा जो थर्ड केस है ना, वो सेकंड का जस्ट ऑपोजिट है, सेकंड का जस्ट ऑपोजिट है, ध्यान से देखना प्लीज। जो हमारा फोर्थ केस है वो सेकंड का जस्ट ऑपोजिट। देखो सेकंड में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, यहां पर इमेज बियॉन्ड, देखो ध्यान से, इमेज बियॉन्ड 2F2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इमेज बियॉन्ड वाला केस है। ऑब्जेक्ट यहां बियॉन्ड 2F1 है, तो यहां इमेज बियॉन्ड 2F2 होगा, मतलब इमेज इधर बनेगी ना तो 2F2 होगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इमेज बियॉन्ड 2F2, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट में यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये भी क्रॉस है सर, ये बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है सर। यहां पर इमेज बीच में बनेगी, यहां ऑब्जेक्ट बीच में रखा जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट छोटी है, इमेज बड़ी। देखो ध्यान सुनना प्लीज सारे लोग, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, नहीं ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी है, इमेज छोटी बनी, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज थोड़ी सी छोटी बनी। यहां पर उल्टा है, यहां पर ऑब्जेक्ट छोटी है, इमेज बड़ी बनी है, इमेज बड़ी बनी है, उल्टा है। इसलिए ये जिसका इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखना, यहां ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 और 2F1 रखेंगे, तो बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए ये चीज याद हो जाता है सर। ये सेकंड का उल्टा है फोर्थ, सेकंड में ऑब्जेक्ट चला जाएगा बीच में और इमेज आ जाएगा इससे थोड़ा पहले, क्योंकि इससे थोड़ा पहले आ जाएगा, ठीक है। अभी बीच में है तो इससे थोड़ा इधर चला जाएगा, सर 2F2 के बाद। देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा तो इमेज भी इधर खिसक जाएगी। देखो फिर से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट जैसे इधर खिसकेगा मतलब 2F1 F1 के बीच में आएगा, वैसे इमेज भी थोड़ी इधर खिसक जाएगी। ऐसा समझ लो चुंबक, इसका नॉर्थ पोल है, इसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ को थोड़ा आगे लाएंगे, इसका नॉर्थ पोल भागेगा उधर की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट अंदर आता है तो इमेज बाहर बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा जैसे देखो ऑब्जेक्ट अंदर आया तो इमेज थोड़ा देखो बाहर, 2F2 से अंदर बन रहा था अभी, अब 2F2 के बाहर बन रहा है,
गॉट इट। तो इसका ठीक ही उल्टा है। अब फर्स्ट का ठीक उल्टा है फिफ्थ, देख लो आप, फर्स्ट का ठीक उल्टा है फिफ्थ, फर्स्ट का ठीक उल्टा है फिफ्थ। कैसे सर? देखो अब फर्स्ट में देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, यहां इमेज इंफिनिटी पे बना है, इमेज इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज इंफिनिटी पे है। यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज सर छोटा है, सर बड़ा है, इमेज का साइज बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है इमेज, यहां बने पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटा, यहां ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वेरी एनलार्ज बोल देते हैं हम लोग, वेरी एनलार्ज, हाईली एनलार्ज बोल देते हैं, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटा, यहां इमेज छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटा, यहां ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये इसके ऑपोजिट हो गया सर। चलो ठीक है, फर्स्ट सेकंड याद किया, थर्ड स्पेशल केस, फोर्थ फिफ्थ हमारा ऐसे याद हो गया उल्टा करके। अब हम बात करते हैं सर ये जो है थोड़ा सा यूनिक वाला केस है। ये कैसा यूनिक, ये कैसा केस है? यूनिक। यूनिक क्यों है? ठीक है, यूनिक क्यों है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यूनिक इसलिए है बच्चों क्योंकि ये एक वाहिद केस है, एक अकेला ऐसा केस है जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी इमेज बनता है। देखो एनलार्ज है ना, इससे ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ, इमेज ये है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। तो ये यूनिक केस है। ये मिरर में भी यूनिक केस था ऐसा, ये भी यूनिक केस है, ठीक है। तो ये यूनिक केस है सर, इसलिए याद हो जाएगा। यूनिक केस क्या है सर? एक ऐसा केस है लास्ट के जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में, और सर ये इमेज बनता है वर्चुअल। एक ही केस है सर वर्चुअल वाला केस का। और यहां बड़ी इमेज बनता है सर। कैसी इमेज बनता है? बड़ी। वहां भी ऐसी था, मिरर में भी ऐसी था, कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज बनता था। तो आपको पता चल चुका है कि किस तरह से यूनिक। अच्छा यूनिक केस है थोड़ा सा हम लोग, अच्छा हम सब यूनिक, हम हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैमिली सब यूनिक है ना, हमारे जितने भी इस चैनल के गो टू साइंस के फैमिलीज हैं सारे के सारे क्या यूनिक हैं। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं वी आर यूनिक। तो वी से याद रखो आप लोग, यहां पर वी डब्ल्यू ई वाला वी नहीं, वी डबल ई वाला वी। वी डबल ई वाला वी पता है क्या कि इसमें सर वर्चुअल, वी से वर्चुअल इमेज, ई से इरेक्ट और ई से एनलार्ज, याद रहेगा, ठीक है। वी आर यूनिक ना, वी आर यूनिक, हम लोग वी आर यूनिक नहीं है, वी आर यूनिक है, ठीक है। मतलब हम, हमारे स्टूडेंट्स, आप लोग सब यूनिक है। तो वी आर यूनिक, वी डबल ई से याद रहेगा, वी मतलब वर्चुअल, ई से इरेक्ट, ई से इनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब आपको पता है वर्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनी है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, आपको रे डायग्राम्स एक बार में याद हो गया होगा। आप चाहो तो एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आपको याद रहेगा, ये देखना डेफिनेटली। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। अब हम थोड़ा सा कॉनकेव लेंस की देख लेते हैं। दो ही उसमें कोई ट्रिक नहीं सीखना है, दो ही केस। उसमें क्या ट्रिक है सर? उसमें ट्रिक सीखने की क्या जरूरत? उसमें सिर्फ दो ही केस है। कितने केस है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ दो केस, सिर्फ और सिर्फ दो केस। तो उसमें कोई ट्रिक सीखने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। तो कॉनकेव की देख लेते हैं, दो रे डायग्राम कॉनकेव के, और दोनों में छोटी इमेज बनेगी। आपको तो पहले से पता है उसके बारे में। दोनों में छोटी इमेज बनेगी और दोनों में वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बच्चों? वर्चुअल इमेज बनेगी। दोनों में छोटी, दोनों में वर्चुअल। चलो पहले देख लेते हैं एट इन्फिनिटी वाला। पहला एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी वाला केस क्या है भाई? देखो हमने बनाया ये कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस बनाया सर हमने, ठीक है। ये क्या? ऑप्टिक सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 है, ये 2F1 है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर इन्फिनिटी पे, तो एक लाइन जाएगी पैरेलल और ये डाइवर्ज होके ऐसे जाएगी। ये डाइवर्जिंग मिरर ना, वो सॉरी लेंस है ना, तो क्या होगा? इसको हम सर गुजारेंगे जबरदस्ती फोकस से। हम पता है हमें कि जितनी लाइट पैरेलल आती है सबके सब फोकस से गुजरना जरूरी है, दिस इज अ रूल। सो हमने क्या कर दिया, इसको फोकस से गुजर। नीचे से भी क्या करेंगे, लाइट जाएगी पैरेलल और ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होगी, पर ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। अब आप देखो लाइट है ना, मतलब वर्चुअली कहां से मिल रही है? वर्चुअली कहां पर मिल रही है? लाइट F पर, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन होगा F। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिख लेना, नेचर है ना, नेचर, पोजीशन एंड साइज, नेचर, पोजीशन एंड साइज, तीन बातें लिख लेते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कहलाता है। उसमें भी जो अभी मैंने बना रहा था ना वो कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें भी तीन चीज लिख सकते हो आप। नेचर क्या है भाई? रियल या वर्चुअल? तो सर वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा पोजीशन क्या है, कहां पर बनी है? F1 पे बनी है, तो लिख दो F1। साइज क्या है भाई? छोटा, पॉइंट साइज, तो पॉइंट से दिख ही नहीं रहा सर, तो पॉइंट साइज है, खत्म, पॉइंट साइज। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब जरा इसी का दूसरा केस बना लेते हैं। इसी का दूसरा केस, दूसरा केस क्या है सर? ये पहला केस था कंप्लीट। दूसरा केस एट प्रिंसिपल, कहीं पर एट प्रिंसिपल एक्सिस, एट प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर भी रख लेते हैं सर, ठीक है। ये हमने बनाया सर एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, कहीं पर, जहां मर्जी वहीं ऑब्जेक्ट, इमेज एक ही जगह बनेगा। ये ऑब्जेक्ट रखा सर, ये डाइवर्ज करवा देगी लाइट को, डायरेक्ट फोकस से गुजारेंगे इसको, ठीक है, फोकस से, कहां से गुजारेंगे, फोकस से, ठीक है। चलो डॉटेड लाइन से गुजारते हैं। दूसरी लाइट जाती है ऑप्टिक सेंटर से, याद है आपको पिछले रे डायग्राम में आपने देखा होगा, दूसरी लाइट अभी पिछले रे डायग्राम में जरा बैक करके देखो, जो मैंने 6 रे डायग्राम बना रखा है, उसमें से पहली लाइट तो मैंने हर लाइट पैरेलल गुजारी है, पैरेलल गुजारी, हर लाइट कन्वर्ज हुई है वहां पर, लेकिन दूसरी लाइट देखना हमेशा ऑप्टिक सेंटर से गुजरी है। आप चेक कर लो, पीछे बैक करके देख लो, दूसरी लाइट हमेशा ऑप्टिक सेंटर से, तो देखो ऑप्टिक सेंटर से दूसरी लाइट मैंने गुजारी, स्ट्रेट लाइट गुजरती है, ऑप्टिक सेंटर से साइड लाइट स्ट्रेट जाती है। इंटरसेक्शन यहां पर हो गया सर, इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा, ठीक है। इमेज देखो छोटी बनी है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट करो इमेज छोटी ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल अंदाज। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन कहां पर बनी है भाई, देखो तो ये बनी है सर F1 और O के बीच में बनी है, ठीक है। साइज क्या है इसका, साइज क्या है, साइज क्या है, डिमिनिश, छोटा साइज है सर, डिमिनिश मतलब होता है छोटा साइज, ठीक है बच्चों। आपको पता हो गया होगा कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम के बारे में। अब हम थोड़ा मैग्निफिकेशन की बात करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैग्निफिकेशन को समझते हैं। मैग्निफिकेशन है क्या और क्या सर कैसे इस्तेमाल होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए मैग्निफिकेशन का शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। देखो आपको मैं अभी कभी बता दूंगा, मैग्निफिकेशन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पहले मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट ले लो आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैग्निफिकेशन को M से इंडिकेट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन लिखा रहता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने आया हूं और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको सवाल लगवाने के लिए आया हूं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन बताना जरूरी है बिकॉज ये आप समझ लो फॉर्मेलिटी एक तरह से, पर मैं डेफिनेशन के फेवर में नहीं हूं अभी, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन, द हाइट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाई h, h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। चलो कॉन्सेप्ट क्या है सर, देखो मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है h, ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, एक इमेज है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। मैं पूछूं अच्छा बताओ इमेज जो बनी है, या इसका उल्टा ले लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर देखो ध्यान से जरा, ये 5 सेंटीमीटर था, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था और इमेज बना है 10 सेंटीमीटर का। मैं बोलूंगा अच्छा बताओ बच्चों इमेज कितनी बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी बनी, तुम लोग सर 2 गुना, 2 टाइम्स, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, दिस 2 टाइम्स इज द मैग्निफिकेशन। सर ये तो वही केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, बिल्कुल ये वही है, ये भी कंपैरिजन है। मैग्निफिकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कंपैरिजन है सर। समझ आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं आपको, देखो मैंने बोला h डैश जो इमेज है वो 2 गुना है h के, ध्यान से देखना प्लीज, h डैश जो है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ h, ठीक है सर। h डैश, h को जरा नीचे लाना, क्या बचा इधर में 2। अच्छा ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये तो मैग्निफिकेशन, ये तो सर मैग्निफिकेशन है, देखो ना मैग्निफिकेशन है, तो यहां मैग्निफिकेशन कितना है 2। अच्छा सर इसका ये मतलब है, ओके मतलब ये जो 2 आया है ये मैग्निफिकेशन, और ये 2 ये क्या बता रहा था शुरू में कि ये ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट है इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो मतलब कुल मिला के मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन h डैश एंड h। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखना, इसका कोई इसका वो नहीं होता, कोई इसकी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू है भी, मैग्निफिकेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर ये चीज आपको, ठीक है। अब कहीं कहीं दे रखा होता है सर, अच्छा बताओ हाइट ऑफ इमेज, अगर रियल इमेज बनती है तो नीचे उल्टी होती है ना, लटकी हुई नीचे की तरफ होती है, तो नीचे तो नेगेटिव होता है, तो भाई h डैश की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। तो अगर यहां पर माइनस, अगर रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, माइनस में होगी, h डैश की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी। h तो ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने बताया था u और h हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा मरते दम, मैंने बोला मरते दम तक पॉजिटिव होगी। तो h तो हमेशा पॉजिटिव, h डैश सर h डैश नेगेटिव हो सकती है, यस बिल्कुल, जब रियल इमेज बनेगी तो h डैश नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ होगी, तो h डैश कैसी होगी, नेगेटिव। तो भाई साहब अगर कहीं पर दे रखा है, ध्यान से देखना प्लीज, कहीं पर दे रखा है m बराबर -2 और आपसे 3 बातें, ये m मैग्निफिकेशन देने के बाद आपको 3 बातें पूछी जा सकती है, 3 बातें। पहली बात नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ इमेज, बच्चों इमेज कैसा बना है। दूसरी बात पूछी जा सकती है साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है, इमेज की साइज तो छोड़ो, पहले नेचर ऑफ मिरर ले लेते हैं, नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ मिरर। फिर क्या है साइज ऑफ इमेज, बताओ जल्दी फटाफट। साइज मतलब रिलेटिव साइज ऑब्जेक्ट से। देखो बच्चों यहां पर 2 चीज है, पहली चीज है साइन और दूसरी चीज है नंबर। आप -2 को मत समझ लेना ये 0 से छोटी वैल्यू, नहीं, यहां पर इन दोनों चीज का अलग अलग मतलब, इसलिए मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। -2 का बिल्कुल कतई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है कि सर ये -2, ये जो -2 है ये 0 से छोटी वैल्यू नहीं, ये माइनस का अलग मतलब है, 2 का अलग मतलब है, ध्यान रखना। यहां पर -2 का ये मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, क्लियर। चलो माइनस ये बताते हैं नेचर ऑफ इमेज के बारे में, अगर माइनस लगा है समझ लेना इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, खत्म, फिनिश। अगर माइनस लगा है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर प्लस लगा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। अब सर नेचर ऑफ मिरर, मिरर कौन सा, ये कौन बताएगा,
यस, अब हो सकता है मिरर पूछ ले या फिर लेंस पूछ ले, मिरर या फिर लेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। तो नेचर ऑफ सर रियल इमेज, अच्छा सर रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? रियल इमेज बनाता है सर कॉनकेव मिरर, और लेंस उसका उल्टा, कॉनकेव का उल्टा क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो सर मिरर हो जाएगा हमारा, मिरर हो जाएगा कॉनकेव, मिरर हो जाएगा कॉनकेव, और लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर है? मजा आ गया? क्लियर है? अच्छा सर साइज कैसे पता चलेगा? देखो आप साइज के लिए नंबर को देखो, नंबर 1 से छोटा है बड़ा, नंबर 1 से छोटी है बड़ी है? बताओ जल्दी। नंबर 1 से बड़ी है, तो बड़ी है तो इमेज लार्ज होगा, एन लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। तो आसान सर। m अगर लेस देन 1 तो इमेज छोटी, m अगर ग्रेटर देन 1 तो इमेज बड़ी, तो इमेज बड़ी। मजा आ गया? साइन क्या बताता है सर? ये नेचर ऑफ इमेज बताता है सर। रियल माइनस है तो रियल, वर्चुअल प्लस है तो वर्चुअल। और अगर m इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा बच्चों? m इज इक्वल टू का 1 मतलब है कि इमेज बराबर, इमेज कैसी है? बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर। और ऐसा कब होता है? ये लेंस में, कॉनकेव लेंस में हो सकता है एक केस में, वो स्पेशल केस वाले में, या फिर ये हो सकता है बच्चों प्लेन मिरर में। किसमें? प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर में। तो इसमें प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर दोनों आ सकता है। m इक्वल्स टू माइनस, m इक्वल्स टू प्लस। अच्छा +1 है, कॉनकेव मिरर जब होगा जब यहां माइनस लगाओगे, रियल इमेज बनाता है वो। तो अगर m इक्वल्स टू +1 है तब तो होगा सर प्लेन मिरर, और m इक्वल्स टू -1 है तब होगा कॉनकेव मिरर। क्या होगा? कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना। या फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान देना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होती है? +1 होती है। जो वर्चुअल बनाएगा प्लस लगा रहेगा, रियल बनाएगा माइनस लगा रहेगा मैग्निफिकेशन में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आपको? अब धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, मैग्निफिकेशन के भी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक आप बता के जल्दी से दिखाओ, फटाफट फिनिश करो। m इक्वल्स टू है माइनस में 1.5, जल्दी से बताओ। माइनस में 1.5 है, बहुत 0.5 है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ फटाफट। मिरर कौन सा? मिरर कौन सा? मिरर कौन सा? जल्दी से फटाफट। नहीं, पहले इमेज बता दो। चलो नेचर ऑफ इमेज क्या? सर माइनस लगा, रियल इन्वर्टेड। अच्छा नेचर ऑफ मिरर क्या सर? रियल इन्वर्टेड। मिरर तो होगा सर कॉनकेव, और सर लेंस होता तो कॉन्वेक्स। ये तो सर क्लियर है। साइज सर 1 से छोटा नंबर है, 0.5 है। 0.5 देखो, माइनस साइन मत करो, 0 से छोटा, माइनस अलग चीज है ये। 0.5 इज द लेस देन 1, और लेस देन 1 होगा सर तो इमेज छोटी होगी, इमेज छोटी होगी। क्लियर है? अगर कहीं पर ये लिखा हो बच्चों m इज लेस देन 0, इसका क्या मतलब है? ये एक स्पेशल बात बता रहा हूं, स्टार वाला ध्यान रखना, ये हर किसी को नहीं पता होता जल्दी। m इज लेस देन 0 का मतलब ये है बच्चों, मैं चाहता हूं ना कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, देखो पता है एक बात और, मैं मुझे दुख यहां पर होता है, यहां पे दुख नहीं होता कि आप जनरली पढ़ते नहीं हो, या आप जनरली, दुख इस बात का होता है कि आप जो भी पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो, आई होप कि आप मेहनत से पढ़ते होगे, आप बहुत ज्यादा लगन से पढ़ते होगे, लेकिन जितने स्टूडेंट्स हमारे जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारी वीडियोस पे लाइक भी करते हैं, है ना, सब कुछ है, पर सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल पे 43 से 44% ऐसे, 45 कभी रहता है, कभी 43, 45, मतलब ये रेंज है। 43% कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लगातार, मतलब वो फायदा उनको मिल रहा है। मुझे पता है कि आपको इस पे फायदा मिल रहा होगा, आई होप, मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है मुझे खुद पर और मेरे नॉलेज पर, और आप मुझे पता है कि आप लाइक करते हो, ठीक है। और ऐसे ही मैं लगन से पढ़ाऊंगा तो जाहिर बात है यार, लाइक करोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। तो अगर आप देख रहे हो लगातार, फायदा ले रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब कर दो। कोई सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है। और हम आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा मैं, जब तक जिस्म में जान है। नहीं सुना ना, जब तक है जान डायलॉग, चलो, तो जब तक है ना जान जिस्म में, तब तक मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस, हर चीज़, हर टॉपिक पे। मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, प्लस अपना तो सब्जेक्ट चल ही रहा है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि बस लाइक और सब्सक्राइब, यार यही चाहता हूँ मैं आपसे, और कुछ भी नहीं। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखो, जवाब जरूर मिलेगा आपको। आप कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू, है ना, स्टडी प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू डाउट्स, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा यार। चाहे हो सकता है वीडियो में करूं, या हो सकता है कमेंट में ही करूं, पर जरूर करूंगा, ठीक है। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप हमारे फैमिली का पार्ट बने ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बहुत एक मोटिवेशन सा मिलेगा कि चलो हमसे कुछ तो बच्चों का फायदा हो रहा है, थोड़ा सा ही, जो मैं सबके आपके हक में अगर 1% भी मैं कर पा रहा हूं ना, अगर 1% भी मेरा योगदान है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो शेयर कर दो ताकि और भी बच्चों को फायदा मिल जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। m इज लेस देन 0 का क्या मतलब है?
देखो कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, एम इज लेस देन 0, यहां पर नंबर्स गिवन नहीं है, नंबर गिवन नहीं, इसका मतलब आपसे साइज पूछा नहीं जाएगा। यहां से आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है, नेचर ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ मिरर। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू मैग्निफिकेशन का, नेगेटिव वैल्यूज ये बताता है कि रियल इमेज क्या है, रियल इमेज। और रियल इमेज है तो सर आपको पता है मिरर कॉनकेव हो सकता है और लेंस कॉन्वेक्स हो सकता है। बस इतनी सी बात है, याद रहेगा सबको, क्लियर है। अरे m ग्रेटर देन 0 रहा तो सर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो सर वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो सर कौन सा मिरर हो सकता है, कौन सा लेंस, तो सर पॉजिटिव वर्चुअल, तो सर लेंस तो दोनों बनाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, मिरर भी दोनों बनाता है, वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बना लेता है, एक केस में वर्चुअल बनाता है और कॉन्वेक्स तो बनाता ही बनाता है, दोनों केस में वर्चुअल, और प्लेन में भी वर्चुअल बनाता है, तो प्लेन भी आ जाएगा, प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स तीनों आ जाएंगे। कब? जब m ग्रेटर देन 0, मतलब m जब प्लस होता है तो तीनों मिरर होने के चांसेस होते हैं, और जनरली और जो हमारा लेंस है वो दोनों लेंस होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए लास्ट टॉपिक जनरली इसको क्लियर करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर के बारे में। लेंस के पावर के बारे में दोस्तों हम लोग चीज हमेशा याद रखेंगे, पावर का सिर्फ डेफिनेशन रट ले। बार बार पता है डेफिनेशन के फेवर में नहीं रहता हूं यार, आप नोट डाउन करते रहें प्लीज। मैं बार बार कह नहीं रहा हूं, सॉरी, पर नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो। पावर होता है क्या? देखो पावर ऑफ लेंस को हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले डेफिनेशन ऐसी मैं बताया तो फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन क्या है, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक तो ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दूसरी डेफिनेशन है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज, है ना, इट्स ए लाइट रेज। इट्स द एबिलिटी ऑफ लेंस, की एबिलिटी है सर, ये लेंस की एबिलिटी जिससे लेंस किसी लाइट को डाइवर्ज कितना करती है, कितना कन्वर्ज करती है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। क्या है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए अब बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला है, अब कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आपको। ये हमारे पास एक लेंस है और हमारे पास एक और ये लेंस है, ध्यान देना प्लीज। ये लेंस है, इससे सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा ना, कर्व ज्यादा है, कर्वेचर ज्यादा है, सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारा f2 है, ये क्या है? 2f2 है। क्लियर है? ध्यान देना प्लीज। और ये हमारा f1 है, ठीक है, ये हमारा 2f1 है। अच्छा बता, लाइट जब आएगी तो कन्वर्ज होगी, यहां पर लाइट जब आएगी यहां कन्वर्ज होगी। इसमें क्या है, सर्कल थोड़ा बड़ा, देखो ना, कर्व थोड़ा छोटा है, सर्कल बड़ा बनेगा, कर्व कम है ना, ज्यादा कर्व तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सर f1 है, और ये क्या है, यहीं पर 2f1 कहीं बना देते हैं, 2f1 बनाना जरूरी है, f1 बना दिखाता हूं मैं। ये लाइट ऐसे आई और ये ऐसे जाके डाइवर्ज हुई, कन्वर्ज हुई, सॉरी। अब बताओ जल्दी कन्वर्ज किस में हो रही है, ए में या बी में? जल्दी मतलब लाइट आते ही कन्वर्ज जल्दी किस में हो रही है? आपका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यार, आपका आंसर होगा बी में सर, जल्दी लाइट कन्वर्ज होगी। इसमें थोड़ी लेट से हुई आगे जाके, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बड़ी है सर। तो भाई साहब इसकी पावर ज्यादा होगी, पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या कि सर जो लेंस लाइट को जल्दी कन्वर्ज करवाती है, मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी जिस लेंस की ज्यादा होती है, इसी तरह से उल्टा कह सकते हैं डाइवर्जिंग एबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं लेंस का। क्या बोलते हैं? पावर। कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा या फिर डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस का पावर कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का उल्टा है, रेसिप्रोकल है तो 1/f लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1/f लिख सकते हैं। पावर की SI यूनिट क्या होती है बच्चों? पावर की SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है डायोप्टर। पावर की SI यूनिट है डायोप्टर। क्लियर है बच्चों? पावर की SI यूनिट डायोप्टर, इसको D से, कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली यहां से, अच्छा फोकल लेंथ का, यहां से फोकल लेंथ का फॉर्मूला बना सकते हैं, F = 1/p, सिंपल, दोनों फॉर्मूला सेम ही है देखा जाए तो, ठीक है। बस F यहां आ गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा पेपर में आता है एक डायोप्टर को डिफाइन करो। एक डायोप्टर का क्या मतलब है? यहां पर एक डायोप्टर का मतलब है बच्चों की फोकल लेंथ, ये एक डायोप्टर ऐसी लेंस की पावर है, ये उस लेंस का पावर है, एक डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है, क्योंकि 1/, फोकल लेंथ है ना, तो फोकल लेंथ 1 मीटर है, ध्यान रखना। 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। इस तरह से जनरली हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा था पावर ऑफ लेंस। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास ना, एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास एक पावर है P1 जिसकी ये दे रखा, या ऐसे पहले पूछ लो, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। P = लिखा हुआ +2 डायोप्टर, ध्यान रखना, +2 डायोप्टर। तो +2 डायोप्टर आपसे पूछा है यहां से दो चीजें, एक तो फोकल लेंथ कितनी होगी और दूसरा आपसे पूछा है इसमें कि लेंस कौन सा लगा हुआ है, चश्मे में
कौन जो चश्मा आपको डॉक्टर ने दिया प्लस 2 डायोप्टर का कौन सा चश्मा है? लेंस सर कौन सा लगाओ, पहले देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालो, 1/p करते हैं, 1/p करने के बाद 1/p कितना है 2, तो 1/2 होता है 0.5। अच्छा ये प्लस में माइनस में? प्लस में है सर। फोकल लेंथ किस में है? प्लस में है, ध्यान रखना किस में प्लस में था तो प्लस में आया है फोकल लेंथ, ठीक है सर। अगर फोकल लेंथ प्लस तो पावर प्लस, फोकल लेंथ माइनस तो पावर माइनस, ठीक है। तो फोकल लेंथ प्लस आया है इसलिए लेंस कैसी होगी? अब कौन से लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है? कॉन्वेक्स की, तो लिखो तो कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। समझ आ रही बात? क्लियर है? अगर नेगेटिव होता पावर तो आपको एक बात क्लियर होगा, अगर पावर पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस दिया डॉक्टर ने आपको, अगर पावर आपका नेगेटिव में दे रखा है डॉक्टर ने -2 डायोप्टर -2.5 डायोप्टर, नंबर आपके चश्मे का अगर है माइनस में तो मतलब आपको कॉनकेव लेंस मिला है, ठीक है क्लियर है? अच्छी बात है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है भाई? ऐसा, ये वाला चश्मा मिला आपको, ठीक है। और अगर माइनस में रहता तो ये वाला मिलता है, ठीक है आपको इस तरह से। चलिए ये तो हो गया सर पावर। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि दो हमारे पास क्या है, मतलब दो लेंस है जिनकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको। जैसे फोकल लेंथ f1 दे रखा है, मान लो f1 दे रखा है 15 सेंटीमीटर और f2 दे रखा है ना 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इन दोनों लेंस को ना कंबाइन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कंबाइन। तो कंबाइंड पावर निकालिए, P कंबाइंड निकालिए। पेपर में ये क्वेश्चन ध्यान से देखना रहेगा। कंबाइंड पावर निकालिए, कुछ नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कंबाइंड पावर निकालने के लिए तो पहले क्या करो, आप दोनों फोकल लेंथ को ऐड करो। जब दोनों फोकल लेंथ को आप ऐड करोगे 1/15 प्लस 1 कितना है 10 है। एक माइनस में रहता है अक्सर, देखना एक माइनस में, तो -1/10 इसको ऐड करके आता है दोस्तों 15 10 कैल्शियम कितना आ जाता है? जल्दी बताइए। 30, ठीक है। 2 माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। यह आ जाएगा -1/30। कोई प्रॉब्लम है ना? सही क्या है? 15 2 30, तो 2 1 2, 10 ये माइनस में हमारा, तो 10 3 तो 3 1 3, 2 -1/30, ठीक है सर। ये क्या है हमारा? ये आया है फोकल, मतलब 1/f1 f1 प्लस f2 का सम किया हमने, तो क्या है? कंबाइंड फोकल लेंथ आया है। कंबाइंड फोकल लेंथ आ गया तो कंबाइंड पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड पावर का 1 कंबाइंड फोकल लेंथ, तो 1 कंबाइंड फोकल लेंथ कितना? 1/30, तो 1/30 नीचे रख दो, माइनस में 30 है सर, ऊपर ले जाओ। जैसे ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -30। तो इस तरह से -30, और इसको 100 से डिवाइड इसलिए करना है बच्चों, इसको 100 से डिवाइड इसलिए, देखो यहां पर भी कर सकते थे हम लोग, यहां पर क्योंकि सेंटीमीटर में इसको 100 से डिवाइड कर दिया करो, तो 100 से डिवाइड, तो इसको आ जाएगा वैसे -30 डायोप्टर आ जाएगा, पर इसको 100 से डिवाइड करके हम लोग क्या करना है? पावर को लाना है मीटर में। एक्चुअली SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, तो मीटर में लाना होता है। क्लियर है चीज? ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। ओके, इस तरह से ये जो लाइट चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो रहा है, बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए मैं स्पेशली आपसे बोलूँगा, और लाइक तो करके ही जाना अगर आप देख के जा रहे हो तो, बिकॉज मैंने अपनी पूरी मेहनत इसके अंदर झोंक दी और मैंने उस चीज़ को फील करके पढ़ाया आपको जो हमने 10th क्लास में खुद फील करके पढ़ा था। खुद मैंने जो गेन किया है, इतने सारे मैंने है ना आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा किया दिमाग के अंदर, फिर मैंने आपको दिया है। तो मैंने कुछ भी इसके अंदर बेईमानी नहीं की, सारी ईमानदारी के साथ आपके पास एक्सप्रेस करता हूँ नॉलेज को। और मैं बहुत अच्छे से चाहता हूँ कि आप सब अपने फील्ड में कामयाब हों और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से जो है ना पास हो जाएं। तो नॉर्मली मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए आपको, और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, किसी स्पेशल चैप्टर पे आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और वरना इस तरह के कॉन्सेप्ट्स तो हम लाते रहेंगे, और हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।